नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक आवश्यक सूचना हम सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहते हैं कि इस जो वीडियो जब जारी होता है तो अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया के संबंध में आप जिस भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं वो भारतीय अवाम ताकत दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और उनकी माता जी का ऑपरेशन हुआ है, तो शायद आज और कल तक शायद वो आप लोगों का सहयोग करने में शायद वो यानी उनकी अक्षमता हो, वो सक्षम न हो और वो मोबाइल या फ़ोन पर उपलब्ध न हो, तो इसके लिए उनको भी और भारतीय अवाम ताकत दल को भी क्षमा करिएगा। परसों से वो मिल जाएंगे। तो उनकी माता जी का ऑपरेशन है, तो इतनी थोड़ी मानवीय मैंने एक निवेदन है और आप सभी लोग इसको उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ध्यान देंगे। तो और अब इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि यह देश कोरोना की 2 खतरनाक लहर वेव को झेल चुका है। काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहन जान गंवा चुके हैं और काफ़ी अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार जो है अपना दावा ठोक रही है कि वैक्सीन लगाएगी 18 वर्ष। अब तो मोदी जी भी घोषणा कर रहे हैं कि फ्री वैक्सीन 18 वर्ष से ऊपर, पता नहीं क्या कहेगा। लेकिन एक कहावत है, आप सभी भारतीय भाई बहन आप जानते होंगे कि उसका समाधान कहाँ है और ये ढूंढ कहाँ रहे हैं। इसके लिए हमारे महान संत और इतनी बड़ी आत्मा जो कबीरदास थे, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर का वास हर एक मनुष्य के अंदर ही है और वो ढूंढता कहाँ है मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, गुरुद्वारे में ढूंढता है और गिरजाघरों में ढूंढता है, जबकि वो ईश्वर उसके अंदर ही तो है। वो उसको झांक कर देखने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसी को समझाते हुए वो महान संत कबीरदास ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जाने ना है। कस्तूरी जो है उस मृगा की नाभ में ही रहता है, लेकिन वो मृगा कस्तूरी के खोज में पूरे जंगल वो भटकता रहता है, जबकि वो कस्तूरी तो उसके नाभ में है। तो उसी प्रकार प्रभु हर एक घट में है, हर एक इंसान के अंदर है। इंसान को चाहिए कि वो अंदर ही झांक करके वो ईश्वर का आभास करे और ईश्वर से आशीर्वाद लेकर के वह जो असली ईश्वर है, इंसान जो उसका पड़ोसी इंसान है, सामने वाला इंसान है,
उसके विषय में सोचे, उसके हित की बात सोचे और उसके हित में अपने हित को देखे। अब ये इंसान का दायरा हमारा एक राष्ट्र के रूप में है, तो राष्ट्र के हित में अपना हित अपना हित साधने की बात का प्रयास करें। तो इसकी आवश्यकता है। तो कहा गया कि जिस प्रकार ईश्वर जो है हर एक मनुष्य के अंदर है, लेकिन ईश्वर ढूंढता कहाँ है? मंदिर में, चारों धाम में, और कहाँ, और फिर मस्जिद में भी ढूंढता है, गुरुद्वारे में ढूंढता है, गिरजाघरों में ढूंढता है, कहाँ ढूंढता है, जबकि वो ईश्वर आपके अंदर है। उसका एहसास करना होगा। ठीक है। उसी प्रकार जो कोरोना का समाधान जो है सिर्फ एक बात में है, अनुशासन। अनुशासन है। जिस देश में अनुशासन है वो कोरोना की चेन को तुरंत जो है वो तोड़ देगा, और चेन टूट जाएगी तो कोरोना अपने आप मर जाएगा। और इसके बाद हमारे सभी लोग, खास करके हमारे गरीब भारतीय भाई बहन, जो कि इस कोरोना के लॉकडाउन और इत्यादि के चक्कर में उनकी रोजी रोटी चली गई है, उनको अपना जीवन कायम रखने के लिए जो है वो लाले पड़ गए हैं, तो उसकी भी नौबत नहीं आती यदि अनुशासन और उनकी जो रोज की कमाई है, रोज की मजदूरी है, वो भी चली गई। छोटे छोटे हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, जो कि दैनिक मजदूरी पर जिनकी जीविका और जिनके परिवार का जीवन निर्भर रहता है, वो सब जो है खतरे में पड़ गया है इसी कोरोना के चलते। जबकि वो अनुशासन जो है लागू किया गया होता, या लोग ही उसको लागू किए होते उसी अनुशासन को, तो बड़े आराम से, यानी करीब डेढ़ साल पहले वो खत्म हो गया होता। लेकिन आज भी वो अनुशासन मानने को लोग तैयार नहीं। और अनुशासन की बात हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका मॉडल है, उनकी शैली है, उनका उपदेश है अनुशासन। और जो हमारा ये पॉलिटिकल क्लास है, राजनीतिक तबका है, ये एकाध बहुत थोड़े से अपवाद को छोड़ करके बहुत ही अनुशासनहीन और अराजक, एनार्किक है। ये क्या देश को दे सकता है और कौन से अनुशासन की बात कर सकता है? तो इन समस्याओं की जड़ में ये राजनीतिक तबका है, जो कि बहुत ही अनुशासनहीन और बहुत ही अराजक है। और दुख की बात कि यही मैंने सत्ता पर काबिज है, और शासन प्रशासन को भी उसी तरह से वो चला रहा है। हमारी आवाम, बुरा मत मानिएगा, हमारी आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी वो अनुशासन के प्रति सजग नहीं है। बहुत कम लोगों का विश्वास है। जो असली दवा है उसके प्रति वो सजगता नहीं है। तमाम विज्ञापनबाजी तो बहुत होती है, विज्ञापनबाजी, भाषणबाजी, उपदेशबाजी, लेकिन उस अनुशासन में आने के लिए मानसिक रूप से लोग लगभग लोग तैयार नहीं। सरकारी मशीनरी किसके अधीन में है? उन अराजक वो राजनीतिक शक्तियों के अधीन है। तब ये समस्या, ये बीमारी जाएगी कैसे? इसीलिए कोरोना का जो है, यानी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, यह देश झेल रहा है, लोग झेल रहे हैं। हमारे गरीब भारतीय भाई बहन की ज़िंदगी जो है बहुत संकट में पड़ी हुई है, और हमारे देश का आर्थिक गतिविधि भी पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आर्थिक गतिविधि को यदि क्षति हुई तो पूरे देश का नुकसान होगा, और फिर हमारे पूरे सभी भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जिसको कि और जब भी देश का नुकसान होता है तो ये
देश विरोधी ताकतें, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, इस चिंता करने की बजाय देश को बदनाम करता है, देश को बदनाम करता है। और इसका मीडिया और ये खुद बाहर ये मैंने ये बदनाम कर रहा है कि भारत की व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की मशीनरी वो समाप्त होने को है। इस तरह की बदनामी ये जीएनपीसी और वामदल भी उसमें मिला हुआ, लेकिन वामदल की उतनी भूमिका नहीं है। लेकिन ये जो जीएनपीसी का जो राहुल सबसे ज़्यादा गद्दार है इस देश का, तो वो और अपने जो उसके क्रॉनी मीडिया है एनडीटीवी, और एनडीटीवी का टाई अप किसे है? बीबीसी से। जरा देख लीजिए, बीबीसी बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एक मीडिया है, और वो टाई अप किसे किया है? एनडीटीवी से। तो अब ये जैसे बताया गया कि ये भारत विरोधी जो मीडिया है एनडीटीवी, आपका न्यूज़ 24 एवं आज तक, एबीपी न्यूज़ इत्यादि जो है, ये वो जो जीएनपीसी के साथ मिलकर के इस संकट के समय में भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करना, ये इस देश के बहुत ही खतरनाक गद्दार हैं और भारत विरोधी हैं। ये कभी भी इस देश के नहीं, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और इन मीडिया के रहते हमारा मुल्क भारतवर्ष महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। देखिए खतरे कहाँ कहाँ से हैं। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, ये सबसे खतरनाक है इस मुल्क के लिए, और उसका मीडिया और उसका जो है बौद्धिक वर्ग। लेकिन ये बीजेपी वाले और बीजेपी वो जो शिवा सालार, इनको खतरा नहीं मानते हैं। वो इस तरह की मैनिया, इस तरह का दुष्प्रचार में लगे हुए हैं कि सारे खतरे के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज है, मुसलमान वो जिम्मेदार है। इस तरह की बात वो फैलाते रहते हैं, बीजेपी और बीजेपी के शिवा सालार। ये देख, मैंने उसका एक नमूना है कि ये कभी भी देश के प्रति जो है वफादार नहीं है, उसकी समस्याओं के प्रति जो है वो वफादार नहीं है कि समस्या की जड़ क्या है, और जिस उससे जनता से ये वोट पाते हैं, सत्ता हथियाते हैं, सत्तानुशी होते हैं और सत्ता का भोग करते हैं, इतनी भी वफादारी नहीं है कि उसके समस्याओं के प्रति जो है ईमानदारी से वो प्रयास करें। वो जो है सिर्फ दिखावटी। अब जैसे कोई पोस्ट आया था कि मैंने सोशल मीडिया पर सब वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। एस जयशंकर ने जाकर के अमेरिका में लोगों को चुप करा दिया, जो विदेश मंत्री हैं, कि भाई आपकी इतनी आबादी, आपके पास इतने संसाधन और इतने 5 लाख लोग मर गए, और मरने वालों की किस प्रकार आपने क्रिमेशन, अंतिम संस्कार किया, जो भी है। भारत में तो जो है इससे बहुत ही कम संख्या है, लेकिन वहाँ का मीडिया नहीं, वो तो देश विरोधी मीडिया है। लेकिन यही कहने से जो दूसरा पक्ष है कि जो मोदी जी की जो सेना है, उनका जो तंत्र है, उसका हाल देख लीजिए। वह दूसरे माने सेना यदि अच्छा काम करेगी तो उसको अपना काम बोल देंगे। जो हमारे जितने भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो काम करेंगे तो अच्छा काम, वो उसको अपनी क्रेडिट में डाल देंगे। लेकिन जो मोदी जी को करना है, वो देखिए, इन्हीं मोदी जी के नाक के नीचे वो केजरीवाल है। कोई भी देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता, जिसमें आवाम के प्रति संवेदना होती, भक्ति होती और वफादारी होती, तो तुरंत इसको बर्खास्त करता और इसका पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेता और आवाम की ईमानदारी से और पूरी भक्ति के साथ जो सेवा करता। लेकिन नहीं, ये केजरीवाल को
इतने बड़े खतरनाक को, गद्दार और आवाम विरोधी को ये पाल रहे हैं मोदी जी। और उसी प्रकार ये जितने भी जीएनपीसी की राज्य सरकारें हैं, आपके ये गहलोत की सरकार राजस्थान वाली, भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ वाली, उद्धव ठाकरे की जो है महाराष्ट्र वाली, टीएमसी की जो है वो पश्चिम बंगाल वाली, अमरिंदर सिंह की पंजाब वाली, विजयन की जो है केरल वाली, और डीएमके स्टालिन की तमिलनाडु की। ये सब घोर जो है अराजक भी हैं। केंद्र की यानी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। केंद्र को हर अपनी विफलता के लिए जो है हमेशा आरोपी लगाते हैं। एक अराजक माहौल, उसके लिए ये बीजेपी वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री इन मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। जरा इस धोखेबाजी को जरा ठीक से पढ़िए और ठीक से समझिए कि जो ये मुख्यमंत्री अराजक हैं और हमेशा आरोपी लगाते हैं, और किस समय में, जिसमें लोग हमारे भारतीय भाई बहन जान गंवा रहे हैं, अपने जीवन बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। और ये सरकारें हमेशा वो आरोपी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्र सरकार पर। इतनी अराजकता, इतनी अनुशासनहीनता के माहौल में ये बात कर रहे हैं उन मुख्यमंत्रियों से। तो सवाल जो है ये मोदी जी की निकम्मापनी, अराजकता, अनुशासनहीनता और इन देश विरोधी ताकतों के अधीन जो राज्य सरकारें हैं, उनको बर्खास्त न करके उनको पालते रहना, ये देश के साथ उस गद्दारी है उस समय जिसमें कि ये पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अवाम परस्ती के जज्बे के साथ और जनता की भक्ति के साथ सेवा करने का वक्त था। लेकिन कुछ नहीं सिवा जो है ढिढोरेबाजी और इन देश विरोधी ताकतों को पाल के रखना। यही बात भारतीय जनता दल जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं मोदी जी। बाकी जो हमारी सेना जो काम कर रही है बाहर, वो बिल्कुल वो सराहनीय है। हमारे जो और भी जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं और भी, लेकिन उनको पूरा काम करने का माहौल हो तब ना। यहीं पर जो है मोदी जी की, बीजेपी वालों की इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी। जैसा कि बताया गया है कि सबसे बड़ी गद्दारी है कि ये गद्दार राहुल को गद्दार के रूप में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, और संज्ञान न तो संज्ञान में लेते हैं और ये साजिश भी करते हैं कि देश के लोग भी इसको गद्दार न माने। अब तो यही रह गया कि देश के लोग इससे पूछें कि भैया भाजपा के लोग या मोदी जी बताइए कि जो मैं युद्ध के समय में भी जो अपने दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के 12 बजे मिलता है, आप मोदी जी और बीजेपी वाले उसको गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब तो सीधा सवाल वो करना पड़ेगा। जब हमारी सेना पाकिस्तानी और या आतंकवादी शिविरों को, ठिकानों को नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो उसके पराक्रम और शौर्य और मनोबल को नीचा दिखाने के लिए ये गद्दार राहुल सबूत मांगता है। तो बीजेपी वाले और मोदी जी उस राहुल को गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सवाल ये है। देश तो अब धीरे धीरे ये वो समझने लगा है। अब देश को अब ये समझना है कि ये राहुल को गद्दार जो है क्यों नहीं मानते हैं। जब यही राहुल अपने एक नेता से हमारे देश के सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है और अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा से गले लगाने के लिए अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है,
तो ये राहुल इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है कि नहीं है, ये बीजेपी वाले जवाब दें, मोदी जी जवाब दें हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। हमारी सेना फिर पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में जब माने आतंकी शिविरों को, आतंकी ठिकानों को जब नष्ट करती है और स्ट्राइक करती है, तब फिर हमारी सेना के शौर्य पराक्रम मनोबल को नीचा दिखाने के लिए फिर सबूत मांगता है। तो बीजेपी वाले अब मोदी जी इस देश को बताएं वो राहुल इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है कि नहीं है, हमारे जो है आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताएं। अभी पिछले साल लद्दाख के मामले में जो चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन थी ग्लोबल टाइम्स, वो झूठी अफवाह झूठ तमाम वो फैला रहा था। उसी की बातों को लेकर के ये राहुल भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में जो माहौल बना रहा था, वो भी युद्ध के समय में। तो ये राहुल इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है कि नहीं है, ये बीजेपी वाले अब मोदी जी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाएं, बताएं। ये खतरनाक खेल बीजेपी खेल रही है और मोदी जी खेल रहे हैं देश के खिलाफ गद्दारी का। और उसी प्रकार ये चैनल वाले और खास करके ये जी न्यूज़ जो अपने को बहुत राष्ट्रभक्त कहता है, थोड़ी सी छींक आ जाती है इसकी गद्दार राहुल की, उसको ये दिखाता है। ये मानने को तैयार नहीं है कि राहुल इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये जी न्यूज़ वाला। वही हाल जो है वो रिपब्लिक भारत की, उसे इंडिया टीवी की। और बाकी तो उसके क्रॉनी मीडिया हैं, क्रॉनी एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन, सब के सब। एक और है सुदर्शन, वो दिन रात जो है जेएनपीसी के ही मंसूबों को पूरा करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है। वैसे तो जितने भी चैनल वो हिंदू मुस्लिम ही करवाते हैं और ऐसे लोगों को ही बुलाते हैं वो। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि ये क्या बचाएंगे हमारे देश के लोगों को, जबकि देश के गद्दारों को पूरी सुविधा दिए हुए हैं कि देश के साथ गद्दारी करते रहें, और आवाम जो है इन्हीं देश विरोधी ताकतों के हवाले छोड़ दिया है कि एक तो झूठ और अफवाह का उनको शिकार बनाएं, उन्हीं को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करें। और सीए पर देखिए ना, सीए पर सोनिया ने सरेआम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को टारगेट किया और झूठ और अफवाह का शिकार बनाया, और इस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, बसें जलाई गई, मैंने दिल्ली में भी और जगह। और जो दूसरी बार हिंसा हुई दिल्ली में, तो जो जेएनपीसी का जो दूसरा अवतार है, जो कि उससे भी अधिक खतरनाक है, केजरीवाल, उसके आदमियों ने वो हिंसा फैलाई। मोदी जी इस सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और जो है वो प्रियंका गांधी को और ये केजरीवाल को ये बचाएंगे। सिर्फ छुटभइयों को, वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को लटका देंगे, और लटका करके मीडिया वालों को थमा देंगे। अब वो इसी पर अपना वो पूरा जो है उसको पूरा चर्न आउट करेंगे, इसी को चलाते रहेंगे, इसी को पेरते रहेंगे। ये गद्दारी है मोदी जी की, बीजेपी की और चैनल वालों की देश के खिलाफ। और इसके बाद जब वो पूरी तरह सफल नहीं हुए तो उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की माताओं और बहनों को उन सबों ने सिखा के, पढ़ा के, उनके दिमाग में जहर भर के वहाँ सैन बाग में बिठा दिया, और फिर उन्हीं के कंधों पर ये देश के दुश्मन और भारत विरोधी ताकतें उन्हीं के कंधों पर अपना स्वार्थ का कि इस देश में आगजनी फैलाई जाए, और जो है वो परेशानी, अस्थिरता
तो उन्हीं के कंधों उन्हीं माताओं और बहनों को जो माताएं बहनें किसकी, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की, उनको सिखा पढ़ा के सैन बाग में बिठा दिया और उनके दिमाग में जहर भर दिया। और वो खतरनाक जो है वो नारे भी लग रहे थे कि छीन के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। वो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे थे कि मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। और महिलाएं कह रहे थे कि ये मोदी पूरा 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 देश खा गया है, सिर्फ वो हड्डी बची है। जैसा कि किसी एपिसोड में बताया कि मैं तो वहाँ गया था रात के वो 10-11 बजे, क्या खतरनाक वो नारे लग रहे थे कि छीन के लेंगे आज़ादी। हमने बताया भाई कि अरे भाई ये कैसा नारा आप लोग वो लगवा रही हैं, ये तो गद्दार कन्हैया कुमार वो लगवाता है, छीन के लेंगे आज़ादी। तब लोग वो सोचने को मजबूर हुए। और वो भी वाकया बड़ा संवेदनशील है। जब उस शहीन बाग में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उस शहीन बाग में बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, बीजेपी का एक भी नेता, बीजेपी का एक भी पदाधिकारी या ऑफिस बेरर वहां नहीं गया। भारतीय जनता दल के पास तो उतनी फौज भी नहीं है, उतना साधन भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बन पड़ा, हम जो है 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ हम वहाँ गए थे। रात में 10-11 बज रहा था, थोड़ी बहुत बरसात भी हो रही थी, बिजली कटी हुई थी और वही नारे लग रहे थे कि छीन के लेके आज़ादी। हमने बताया कि भाई कि ये खतरनाक नारा मत लगवाइए, इससे बहुत गलत वो संदेश जाएगा। तो वो समझे थे कि हम उनके समर्थन में आए। मैंने कहा हम बिल्कुल नहीं आपके समर्थन में आए, हम तो आपसे निवेदन करने आए हैं, आपको समझाने आए हैं कि आप हमारी आदरणीय भारतीय माताओं और बहनों बहुत बड़े भ्रम की शिकार हैं और इन देश विरोधी ताकतों के द्वारा आप इस्तेमाल हो रही हैं, ये मैंने बताया। लेकिन उन लोगों ने मेरे भाषण के लिए जो है नाम भी लिख लिया था। लेकिन जब बिजली नहीं आई तो बोले कि अंकल जी अब बिजली नहीं आएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, अब तो आए थे अपनी माताओं और बहनों से कुछ निवेदन करने के लिए, कुछ समझाने के लिए मैं आया था। तो एक न्यूज़ 18 इंडिया का कुछ लाइव चला रहा था कोई एंकर, तो कह कि अंकल जी इसी में जो कुछ आपको कहना कह दीजिए। मैं कहा ठीक है कह देते हैं। मैंने कहा पहले तो ये बताइए कि जो ये फ़ोटो लगी है वो किसकी है। तो वो सब बोले कि ये फ़ोटो जो है अशफाकुल्लाह की है। मैंने कहा गलत, मैंने मोबाइल से निकाला, मैंने कहा ये अशफाकुल्लाह जी हैं, पहचानिए। वैसे अशफाकुल्लाह जी भी देश के लिए उतने ही आदरणीय है, उतनी सम्माननीय है और जो है राष्ट्रभक्ति और शहादत कुर्बानी के विषय में वो जो है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और वो सुभाष चंद्र बोस की ही तरह जो है सबसे बड़े जो है प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन उनको पहचानने की जरूरत वो ये है। और जिनकी फ़ोटो आपने लगाई है वो राम प्रसाद बिस्मिल है। और ये भी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो शाहजहाँपुर जिला है बहुत सौभाग्यशाली है। हालांकि अब उनकी धरोहर को कितना लोग वो रख पाते हैं बात दूसरी है। तो शाहजहाँपुर जिला उत्तर प्रदेश का बहुत सौभाग्यशाली है, जहाँ की कम से कम 3 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद हुए हैं, अशफाकुल्लाह जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी और रोशन सिंह जी, तीनों लोग मैंने बताया उनको। तो फिर वो एंकर पूछा कि तो आप किस लिए आए। मैंने कहा मैंने यही मैं समझाने के लिए आया हूँ अपने आदरणीय माताओं और बहनों को कि आप बहुत भ्रम की शिकार हैं और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा आप इस्तेमाल हो रही हैं, वो आपके कंधे पर बंदूक रख करके अपने निहित स्वार्थ को साध रहे हैं, उनका शिकार मत बनिए। तो फिर उसने पूछा कि क्या आप इनके समर्थन में नहीं है। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, मैंने तो आपको बता दिया। मैंने कहा मैंने तो बता दिया। तब वो एंकर कह रहा है, देखिए ये बहुत वो गौर करने वाली बात है। तब वो एंकर कह रहा है
कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। देखिए उसके शब्द थे उस एंकर के, हालांकि वो अब रिकॉर्ड में, चूंकि लाइव था पता वो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस पर आप हमारे सभी भारतीय भाई बहन यकीन करें कि जो मैं कह रहा हूँ सत्य है। तो वो एंकर कह रहा था न्यूज़ 18 इंडिया का कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं भाई, ये काम सभी का है, क्योंकि कोई बीजेपी की ठेकेदारी नहीं है। सबका कर्तव्य बनता है, सबका फर्ज बनता है, सबका धर्म बनता है कि हमारे आकर माताओं और बहनों को से निवेदन करें, उनको समझाएं और वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराएं। ऐसी बात नहीं कि यही ठेकेदारी जो है वो बीजेपी की है, तो सब लोग माने इस बात को। तो लेकिन कोई नहीं, लेकिन ये सब जो है उसका जो मैंने जो अमित शाह महोदय, जो हमारे आदरणीय जो है वो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, वो दूर से ही करंट लगा रहे थे। और दिल्ली के चुनाव ने उनको ऐसा करंट लगाया कि वो चुप भी हो गए। जो नतीजा आया दिल्ली विधानसभा का, तो उनको वैसा ही करंट लग गया उनको। तो ये मानसिकता है बीजेपी की, और बीजेपी में मोदी जी की और अमित शाह लोगों की। ये क्या देश को दे सकते हैं और कौन सी समस्या का ये समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल देश विरोधी। और यही नहीं, इनके जितने सेवासाला और मीडिया जो है, उन जो बैठी हुई थी, हालांकि परेशानी भी बहुत हो रही थी। दिल्ली के लोगों को घूम घूम करके 5-6 किलोमीटर और ज़्यादा, किसी की ऑफिस छूट रही है, किसी का स्कूल छूट रहा है, बच्चे जो वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तमाम बाधाएं। कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या कि वो वकीलों का एक दल भेजा, कुछ असर नहीं हुआ। सभी लोग अपने वो नौटंकी कर रहे थे। तो मैं वहाँ गया और इसके बाद और इतना संदेश दे के हम चले आए। और इसके बाद जो है तब तक ये कोरोना का लहर आ चुकी थी। तो हमने 2-3 वीडियो और जारी किया और उन माताओं और बहनों से, अच्छा इसके पहले ये भी सुन लीजिए कि बीजेपी की जितने सिपासालार और ये मीडिया के लोग हैं, उन माताओं बहनों के जो कि एक खुद ही एक भ्रम थी और अफवाह की शिकार होकर वहाँ बैठी हुई थी और इस्तेमाल हो रही थी उन देश विरोधी ताकतों के द्वारा, उनको उस स्थिति से उबारने के बजाय उनके खिलाफ एक मैंने अभद्र भाषाओं के साथ बराबर सब कहते रहे। उनको 500 रुपये मिल रहे हैं, उनको जो है बिरयानी मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है, कुछ और भी, यहाँ तक कि अश्लील शब्दों के साथ। ये बीजेपी का असली वो चरित्र है। तो इसके बाद जब जो कोरोना का ने दस्तक दे दिया इस देश में, तब हमको बहुत चिंता हो गई कि भाई वो वहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, ये वहाँ संक्रमण फैला और उसी संक्रमण के साथ जो है वो अपने घरों में पहुँची और उन परिवारों में संक्रमण ये फैलेगा तो कितना वो कहर बर पाएगा, ये सोच करके मेरा दिल बैठ गया। मैंने 2-3 वीडियो में बहुत निवेदन किया कि भाई आप वहाँ बैठी हैं और जो है और उस दिन तो हम आए थे, ज़्यादा आपसे बात भी नहीं कर पाए। लेकिन अब ये जो समय कि कोरोना आ गया है, उसके संक्रमण फैलने का खतरा है, आप लोग बैठी हैं तो आप लोग उठ जाइए उस जगह से उठ जाइए और सुरक्षित अपने घरों में पहुँच जाइए। इसलिए कि यदि वहाँ पर फैल गया आप लोगों के बीच में तो उसी संक्रमण के साथ आप अपने परिवार में जाएंगे, अपने बच्चों के साथ जाएंगे अपने तो और यदि वहाँ फैल गया तो बहुत बड़ा खतरा इस मुल्क के लिए और इस समाज के लिए हो जाएगा। तो भारतीय जनता दल को बहुत एक राहत मिली कि उन माताओं बहनों ने भारतीय जनता दल की या मेरे इस निवेदन पर उन्होंने ध्यान दिया और वहाँ से उठ गई। ये मीडिया वाले झूठ बोल करके ये बोले थे कि धारा 144 लग गई इसलिए हट गई।
ये कितना झूठ बोलते हैं सर। ये देश के लोग जाने कि जो कि अपने को कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं इस देश के। अब इनका इलाज कैसे होगा? या तो पब्लिक इनको, या तो हमारे भारतीय भाई बहन इनको देखना ही छोड़ दें, इनके टीआरपी वगैरह जो है वो रसातल में चली जाए, तब इनको अकल आएगी। और अकल क्या आएगी? ये तो देश के दुश्मन, इनको अकल क्या, ये उसी फितरत के हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक इनका, हाँ, लेकिन इनका प्रॉपर इलाज देश को करना होगा, ये बात पक्की है। ये कभी भी देश जो है इनके साथ चल नहीं सकता। ये बड़े यानी बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। किस तरह का बहस करवाते हैं, देखिए ना। जीएनपीसी इतनी खतरनाक है, उसी के प्रवक्ता को बुलाएंगे और वो झूठी बातें दहाड़ते हुए और अंकर को गाली देते हुए वो निकल जाता है, देखिए ना। और बाकी हिंदू मुस्लिम ये करवाते रहते। तो ये देश के बहुत बड़े शत्रु हैं मीडिया। खैर, तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है, अच्छा कुछ और बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन ये देश की समस्याएं हैं, तो उसको ये मीडिया चैनल वाले झूठ बोल करके कि भाई वहाँ पर वो दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दिया इसलिए वो उठ गई, जबकि भारतीय जनता दल लगातार 3-4 वीडियो के जरिए उनसे निवेदन किया था और इस खतरे को बताया था, और इस संदेश वहाँ पर पहुँचा और उन लोगों ने ध्यान दिया, तो वहाँ से उठ गई। और भारतीय जनता दल को बहुत मन में राहत महसूस हुई कि भाई चलिए, अपनी माताएं बहनें जो इस तरह से भ्रम की शिकार हुई थी अपने घरों में पहुंच गई। और इसको सब बोल रहे थे कि धारा 144, और धारा 144 की असलियत भी जरा मैं आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता देता हूं कि जिस धारा 144 का बहाना बनाकर बता रहे थे कि धारा 144 वहाँ लग गई है, इसलिए भाई धारा 144 तो लगाने का अधिकार तो बराबर आपका था। 3-4 महीने जो 3-4 महीने वो क्यों लग गए? सुप्रीम कोर्ट आकर के वो माथा पटक के चला गया। दिल्ली पुलिस की यानी क्या वो औकात है जी? झूठ बोलना मैंने सब कितना झूठ बोलते हैं। और जिस धारा 144 की बात करते हैं ना ये चैनल वाले, अरे वहीं पर जो है वो कुछ माताओं बहनों का चप्पल छूट गया था, उसको लेने आई थी, और कुछ माताओं बहनों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। उन माताओं बहनों को छुड़ाने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिनको वो गिरफ्तार किए थे दिल्ली पुलिस वाले। उस धारा 144 की धज्जी उड़ गई थी, जिसका ये बहाना बना रहे थे। तो उसकी वास्तविकता भी ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस धारा 144 का बहाना बना करके ये सब प्रचारित कर रहे थे चैनल वाले कि धारा 144 के कारण माता बहनें उठ गई हैं, जबकि 3-4 महीने बीत गए थे इनको, दिल्ली पुलिस को धारा 144 लगाने के लिए किसने रोका था? ये जरा भी नहीं कि भाई कि कम से कम भारतीय जनता दल के उस बराबर निवेदन और उनकी प्रार्थना पर, उनके अर्ज पर उन माताओं बहनों ने ध्यान दिया और वहाँ से उठी। देखिए, भारतीय जनता दल कभी भी एक श्रेय लेने का जो दौड़ होती है, क्रेडिट लेने की, उसमें जरा भी नहीं पड़ता। भारतीय जनता दल तो बस उसको वो कह रहा है कि उसको बस यही सुकून हुआ, यही राहत मिली, हमारी माताएं बहनें वहाँ से कम कोरोना के फैलने के पहले वो वहाँ से उठ गई और अपने बने परिवारों में पहुँच गई, और एक बहुत बड़ी खतरे से बच गई। और सबसे बड़ी बात है कि भाई वो हमारे इस मुल्क की वो एक सम्माननीय माताएं बहनें हैं। ये जो बीजेपी वाले जो है और चैनल वाले बीजेपी, और उसमें जीएनपीसी भी शामिल है, इनको जो है आदरणीय माता बहन मानने को तैयार नहीं है। मुसलमान ये सब, इन सबों की मानसिकता ही वो सड़ी हुई है। इसलिए इस देश में भारतीयता का
भारतीयता की सोच, भारतीयता का एहसास, भारतीयता का आचरण और व्यवहार, संस्कार और आदत कितना जरूरी है, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर इसका एहसास करते होंगे। तो कुछ और भी बातें करनी थी, लेकिन ये भी आवश्यक था। तो ये बताना है कि अपने देश में और इस भारतीयता के माहौल का जो प्रसार हो रहा है, तो ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो कि समाज में विखंडन के आधार पर ही जो राजनीति चला रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, ये समझ जाइए। आज जबकि भारतीय जनता के दल बराबर कर रहा है कि ये कोई उसका अपनी इजाद नहीं है, अपनी खोज नहीं है, ये तो हमारे उन्हीं अमर शहीदों का, हमारे राष्ट्रभक्त, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, इन्होंने जो कुर्बानी शहादत दी इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर भारतीयता का माहौल कि पूरे देश के लोग भारतीय हैं, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग एक ही हैं। तो फिर ये क्यों सोचना कि भाई कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, ये सब बातें निरर्थक। हमारी एक ही पहचान है कि हम भारतीय हैं। यही एहसास, और इसके संबंध में कुछ ये सुनने को आया कि जो जनता जो हमारे देश की आदरणीय भारतीय अवाम जब जागरूक हो रही है, तो कुछ सिखाए पढ़ाए बीजेपी के गए थे लोग, तो वो मैंने आदरणीय भारतीय अवाम ने उनसे पूछा कि भाई आप हमको भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और आप अपने को भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते। तो शायद सुनने में आते कहते कि नहीं भाई हम तो भारतीय होने, लेकिन हम अपने को तो हिंदू मानते हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फलाने ढकाने। तो फिर वो मैंने फिर कुछ देर बाद आए, वो चले गए, फिर कुछ देर बाद आए, तो वो बोले कि हाँ हम कह देते हैं कि हम भारतीय हैं। जो स्वार्थ बस कहता है कि हम भारतीय हैं। देखिए, इस अवधारणा को पटरी से उतारने के लिए और भी साजिशें हैं, जिसे कुछ लोग कहेंगे अरे हम भारतीय तो हैं, इसमें नई बात कौन सी है, हम भारतीय हैं, इस देश में तो हम भारतीय हैं। जो इस तरह से कहता है तो उसकी मंशा को पढ़ने की जरूरत है। भारतीय सिर्फ सब शब्दों को उच्चारण कर देने से नहीं होता है। आप अपने को भारतीय आपने कहा, लेकिन आपके मन में जो हमारा पिछड़ा भारतीय भाई बहन है, जिसको आप उसको वो चमार भी कहेगा, उसको वो शेड्यूल कास्ट भी कहेगा, सामने जो है वो खाट पर नहीं वो बिठाएगा, खाट पर बिठाने में जो है उसकी जो है पूरी आत्मा उसकी वो हिल जाएगी। साथ में वो खाना नहीं खाएगा, यदि वो कुछ दे रहा है तो उसको रख लेगा पॉकेट में, बाद में उसको फेंक देगा। तो सिर्फ कहने से नहीं, भारतीय जनता दल कहता है कि सिर्फ आप जबान से मत कहिए, बल्कि अपने आचरण में, अपने व्यवहार में और एहसास महसूस, और इसके बाद आपकी आदत और संस्कार में आना चाहिए। ये भाषणबाजी या प्रचार, मैंने भाषणबाजी या विज्ञापनबाजी, पोस्टरबाजी, इससे दूर सिर्फ आचरण, व्यवहार, एहसास, आदत और संस्कार, इसी में इसका प्रवेश और इसको जो है मजबूती देने की आवश्यकता है, और वो हमारे आचरण में होने की आवश्यकता है। जब हम भारतीय हैं, सभी भारतीय हैं, तो फिर ये कदापि विचार आना कि नहीं सब फिर
कि वो हिंदू है या मुसलमान है, तो मतलब कि वो निश्चित रूप से वो भारतीयता की सोच के सर्वथा विपरीत है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हम सभी लोग भारतीय हैं, बात वहीं पर खत्म हो गई। तो इस तरह की बातें आएंगी, इसलिए कि ये बात शायद सुनने में आया था कि जीएनपीसी के लोग आपस में मीटिंग करके बताए थे कि भाई यदि इनके इस मुहिम को रोकना है कह दीजिए भाई, इसमें नई बात कौन सी है, सभी लोग भारतीय हैं। कहने से नहीं होगा, आपका व्यवहार क्या है, भारतीयता के अनुरूप आपका व्यवहार है कि नहीं व्यवहार। आप जैसे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, अब भारतीय जनता दल तो उनको सम्मान देने के लिए अलग अलग संबोधन की शब्दावलियाँ उसने बनाई हुई हैं। अब जैसे ये मुसलमान बोलते थे, तो भारतीय जनता दल नहीं, ये हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इनकी आस्था ठीक है इस्लाम की, इसलिए असली जो लगाव इनसे है कि हमारे भारतीय भाई बहन हैं और उनकी आस्था इस्लाम की है, इसलिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनको हरिजन चमार फलाने ढिकाने का नाम बिल्कुल नहीं, ये हमारे भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सम्माननीय है, उनको गले से लगाना है, उनको सम्मान देना है, उनको प्रतिष्ठा देनी है, उनको इज्जत बख्शनी है। तो हमारे पिछड़ापन जरूर है, तो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन और भी पूरे भारत के पूरे भौगोलिक विस्तार में अलग अलग जो भारतीय भाषा, देखिए ये जितनी भी भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी और वो डोंगरी या कश्मीरी या असमिया, बंगाली, इसको ये भाषा इस रूप में भारतीय जनता दल कहता भी नहीं है, कहता है हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं। तो इन भारतीय भाषाओं को बोलने वाले या उसका प्रयोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए जो संबोधन भारतीय जनता दल ने बना रखा है कि हमारे, मान लीजिए कोई बांग्ला भाषा बोलता है, हमारे बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन, हमारे मलयालम भाषी भारतीय भाई बहन, हमारे उड़िया भाषी भारतीय भाई बहन, और विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, मान लीजिए कोई केरल में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, तो रहने वाले को वासी माने रहने वाला है, तो गुजरात वासी भारतीय भाई बहन, मतलब जो भारतीयता का भारतीय भाई बहन का नाता और उसका एहसास, उसका संबोधन बहुत जरूरी है, और उसका व्यवहार तो सभी भारतीय भाई बहनों को बिल्कुल साथ में लाना है। और आगे एपिसोड में बताया जाएगा कि बाबा साहब ने उपदेश दिया था कि एक जातिहीन समाज की स्थापना की थी, उनकी भी प्रेरणा है। और ये मायावती और ये इसके कांसीराम क्या सिखाए कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, इनसे पूरा देश और हमारे वो पिछले भारतीय भाई बहन जरूर सब सवाल करें, क्या यही उनका उपदेश था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे वो जूते चार। तो ऐसे लोग इस समाज के कितने खतरनाक हैं, लेकिन उनको वोट मिल रहा है, वो उनको वोट भी मिला, उनको जो है उनको प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, सरकार भी वो चला चुके हैं, लेकिन उनकी फितरत में कोई फर्क आया हो? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी बातों को बड़ी गंभीरता से हमारा पूरा मुल्क, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे खासकर पिछले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको सोचें कि सबको साथ में आना है भारतीयता के आधार पर। तो इसी आवश्यक शब्दों के साथ, इसी आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।